नमस्कार, मैं हूं आनंद विजय सिंह। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मुद्दे की बात में आज हम बात करने जा रहे हैं एसआईआर को लेकर। एसआईआर की प्रक्रिया 12 राज्यों में जो चल रही थी उसका पहला चरण पूरा हो गया है और खास करके उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो इस पहले चरण में एसआईआर के ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जो आया है उसमें सबसे ज्यादा 2,89,00,000 वोटर्स के नाम हटे हैं, यानी करीब करीब 19% वोटर लिस्ट से हटे हैं। इसके अलावा 1,04,00,000 वोटर ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म तो जमा कर दिया है लेकिन मैपिंग अभी तक नहीं हो पाई है। तो अगर इसमें 2,89,00,000 में 1,04,00,000 को भी जोड़ दें तो यह करीब करीब 25% हो जाएगा जो कि वोटर लिस्ट से नाम हटने वाले हैं या हट सकते हैं। आखिर इतने बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट से वोटर कैसे हटे? दो बार एक्सटेंशन लेने के बावजूद सीएम योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के द्वारा अपने समर्थकों के नाम कटने का डर दिखाने के बावजूद इतने वोटर कैसे गायब हो गए ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से? यह एक बड़ा सवाल है। यूपी पहला ऐसा राज्य बना है जहां से इतनी बड़ी संख्या में नाम कटे हैं। पश्चिम बंगाल में करीब 58 लाख के आसपास जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट है उसमें से नाम कटा है। बीजेपी अब इस पर सवाल उठा रही है कि क्या टीएमसी की जो सरकार वहां पर लगातार बनती आ रही है, ममता बनर्जी के नेतृत्व में फर्जी वोटरों के सहारे ही सरकार बनाती रही है टीएमसी। तो अब यह सवाल उत्तर प्रदेश को लेकर भी हो रहा है कि यहां पर हर 5वां वोटर फर्जी निकल रहा है। तो सवाल है कि किसके वोट कटे हैं, ये लोग कौन हैं जिनके नाम कटे हैं? क्या ये राजनीतिक मुद्दा है या जनता का मुद्दा? दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी, जब ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आ रहा था उससे ठीक पहले समाजवादी पार्टी ने कहा कि एसआईआर के बहाने एनआरसी सरकार करा रही है, गृह मंत्रालय चुनाव आयोग के जरिए एसआईआर के बहाने एनआरसी करा रही है। तो चर्चा हम इसी पर करने की आज से कौन संतुष्ट है, कौन संतुष्ट नहीं है, कहां पर कमियां हैं और इन कमियों के बारे में हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले जरा एक रोचक बयान भी आया है, क्योंकि सब लोग ये कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के लिहाज से या दूसरे शहरों में भी, दूसरे राज्यों में भी, कि मुसलमानों के वोट को काटना ये एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का, बांग्लादेशी घुसपैठी के नाम पर या किसी दूसरे देश से आए घुसपैठी के नाम पर। तो इसको लेकर बरेलवी साहब का भी एक बयान आया। उन्होंने क्या कहा सुन लेते हैं, उसके बाद हम अपने मेहमानों के साथ इस पर चर्चा करेंगे। मतदाता सूची को साफ सुथरा और शफाफ बनाने के लिए और मतदाता सूची की फहरिस्त को एकदम बिल्कुल दुरुस्त करने के लिए एसआईआर की मुहिम चलाई और बहुत सारे राज्यों में एसआईआर का काम मुकम्मल हुआ। तमाम अधिकारियों ने बहुत मेहनत और मशक्कत करके मतदाता सूची को दुरुस्त किया। लाखों लोग जो मर चुके थे उनका नाम काटा गया। लाखों लोग वो थे जो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो गए, उनके नाम काटे गए। और जो मूल रूप से रहने वाले जो लोग थे उनकी सूची को दुरुस्त किया गया। इलेक्शन कमीशन का ये एक बहुत बड़ा काम था, जो काम उसने बड़ी जिम्मेदारी के साथ में निभाया और डाटा सूची को एकदम बिल्कुल दुरुस्त किया। वोटर लिस्ट को बेहतरीन अंदाज में प्रस्तुत किया है और कल जारी किया है उसको। अखिलेश यादव उस पर यह इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मुसलमानों का वोट और मुसलमानों के नाम लिस्ट से गायब कर दिए गए हैं। अखिलेश यादव का यह इल्ज़ाम सरासर गलत है और अगर मैं हकीकत बताऊं तो हकीकत यह है कि एनआरसी और सीए के मामले को अपोजिशन के लोगों ने बहुत ज्यादा मुसलमानों को डरा दिया था। तो इसी को समझने की हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि जानबूझकर ये एक वर्ग को वोटर लिस्ट से हटाने के लिए ये पूरी जो प्रक्रिया है वो कराई जा रही है। बिहार से ये शुरू हुआ और अब देश के 12 राज्यों में, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, उसमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है, जहां पर चुनाव होने वाले हैं। पश्चिम बंगाल में तो इसी साल चुनाव होने वाला है 27 में।
उत्तर प्रदेश का चुनाव होने वाला है और इसको लेकर सियासत भी गर्मा रही है। पूरी की पूरी जो राजनीति है वो एसआईआर पर आकर टिक गई है। 65 लाख वोटर्स के नाम कटे बिहार में। सवाल पूछा गया कि नाम काटा गया, घुसपैठिए इसमें से कितने हैं, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि अगर ये 65 लाख लोग हैं और उनके नाम काटे गए हैं तो फिर अभी तक वो क्यों नहीं सामने आए। अब इसी तरह से 2,89,00,000 वोटर्स उत्तर प्रदेश से कटे हैं। करीब करीब 57-58 लाख के आसपास पश्चिम बंगाल से कटे हैं। बहरहाल अलग अलग जिलों में कितने वोटर्स के नाम हटे हैं इस ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से, ये भी हम ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं। लेकिन एक सवाल यह है कि 19% वोटर्स के नाम अगर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटे हैं तो ये वाकई चिंता की बात है कि ये कौन लोग हैं। हालांकि सेक्शन वाइज चुनाव आयोग की तरफ से बताया भी गया है कि इसमें 46 लाख ऐसे लोग हैं जिनकी मौत हो चुकी है। 1,25,00,000 के आसपास ऐसे लोग हैं जो कि शिफ्ट कर गए हैं किसी दूसरी जगह, दूसरे राज्य में कमाने खाने वाले लोग हैं। 80 लाख जिनके बारे में कोई जानकारी ही नहीं मिली कि वो कहाँ हैं। करीब करीब 25 लाख ऐसे लोग हैं जो कि 2 जगहों पर इनरोल्ड थे, उनको ठीक किया गया है। और बहुत से ऐसे लोग हैं, 1,04,00,000 के आसपास ये भी एक आंकड़ा ये भी है कि जो लोग अभी मैपिंग के दायरे में नहीं आए हैं, जिन ये भी है। तो ये या इनमें से कुछ लोग हैं जिन्होंने फॉर्म भी जमा नहीं किया है। तो ये पूरी जो सूची है चुनाव आयोग की तरफ से जारी की गई है। आज हम इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं और चर्चा में हम यही समझेंगे कि संतुष्ट हैं इस पूरी प्रक्रिया से, क्योंकि 1 महीने का वक्त है। अगर कहीं भी किसी को भी कोई दिक्कत है, नाम कटा है, कहीं नाम में गलत दिया है, कोई त्रुटि है, फोटो गलत है, नाम गलत है, तो उसका शुद्धिकरण भी होगा और उसके दावे भी किए जाएंगे, तो उसे पूरा कर लिया जाएगा। मार्च में फाइनल वोटर लिस्ट आ जाएगी। तो हमारे साथ पैनल जुड़ गया है। अविरल मलिक प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सतीश मिश्रा जी नेता समाजवादी पार्टी के, शशांक रंजन कांग्रेस पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और एहसान अब्बासी साहब हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ इस स्टूडियो में चर्चा में जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका एहसान अब्बासी साहब, सतीश जी, शशांक जी और अविरल भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी से ही शुरू करते हैं चर्चा। अविरल जी बताइए कि बीजेपी संतुष्ट है ये जो पूरा ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आया है? अगर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में भी बात करें, करीब करीब 3 करोड़ 2,90,00,000 के आसपास। जी देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से एसआईआर का, तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि शुद्धिकरण का कार्यक्रम है और ये 9वीं बार इस देश में हो रहा है। इसमें किसी को किसी रूप में आपत्ति नहीं होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक विषय एसआईआर का पर्टिकुलरली अगर बात कर ली जाए, ये बिल्कुल स्पष्ट और सर्वविदित है। अगर एसआईआर की विस्तृत रूप में चर्चा की जाए, इसमें वोटर लिस्ट को अपडेट किया जा रहा है और अपग्रेड किया जा रहा है, इसका भी कुछ नहीं किया जा रहा है। और जो फर्जी वोट हैं, फर्जी नाम है, उन्हें काटने का काम किया जा रहा है। इससे सबको सहमत होना चाहिए। और उसके साथ साथ जहां तक विषय अगर कोई रियल वोट कटती है तो उसका हमने भी विरोध किया, हम भी विरोध करते हैं। और वो व्यक्ति की वोट कटती है वो भी यही मौजूद होता है, वो भी आपत्ति दर्ज कराता है, तत्काल वोट बन जाती है और बननी चाहिए, किसी की रियल वोट नहीं कटनी चाहिए। और जहां तक विषय है वोटर लिस्ट का, निश्चित रूप से जो लोग 28 साल के हो चुके हैं, उससे अधिक के हो चुके हैं, उनका नाम लिस्ट में जोड़ दिया जा रहा है। जिनका देहांत हो गया, जो हम सबके बीच नहीं है, उनका नाम उसमें से हटा दिया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल सरल प्रक्रिया है, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन बावजूद इसके जिस तरीके से विषय को पॉलिटिसाइज करने का काम किया गया, तो मैं समझता हूँ वो चीज पूर्ण रूप से गलत है। और जहां तक विषय है एक तरीके से जनता का, तो जनता पूर्ण रूप से हमारे साथ है। जनता चुनाव आयोग के साथ भी, चुनाव आयोग का सम्मान जनता करती है। और मैं तो इस बात से भी निवेदन करना चाहूंगा, जहां तक संस्थाओं का विषय, संवैधानिक संस्थाओं का चुनाव आयोग का सम्मान करना चाहिए। ये चुनाव आयोग आज भी है, ये कल भी था। ठीक है सतीश मिश्रा जी, ये जो एसआईआर के बाद पहला चरण पूरा होने के बाद जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आया है, उस पर कोई आपत्ति आप लोगों की? जी देखिए, आपत्ति एसआईआर पर आपत्ति नहीं, लेकिन जिस तरीके से उसकी प्रक्रिया को पूरी तरीके से लागू किया गया उस पर आपत्ति है। कहीं कोई बीएलओ की ट्रेनिंग नहीं हुई। जिस समय पूरे लगन बारात शादी विवाह का सीजन चल रहा था, किसानों की धान की कटाई चल रही थी, उस समय आपने एसआईआर थोप कर जनता के ऊपर जो बोझ डाला है, ये सिर्फ एसआईआर मूलभूत मुद्दों को भटकाने के लिए ये सिर्फ जिस तरीके से लागू किया गया है, जिसमें 11 बीएलओ आपके देहांत हुए, सिर्फ उत्तर प्रदेश में 11 बीएलओ एक्सपायर किए हैं, उनकी जिम्मेदारी यह कौन लेगा?
भारतीय जनता पार्टी भी अपने ही बीएलओ की जो जिनको ट्रेनिंग नहीं कराया गया और जबरदस्ती उनको एसआईआर के नाम पर एक जो शोषण किया गया बीएलओ का और जनता का शोषण किया गया, ये कहीं ना कहीं हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बीएलओ वगैरह की मदद की, न सिर्फ आर्थिक मदद की बल्कि उनके परिवार के साथ पूरी तरीके से खड़े रहे। लेकिन सतीश जी, अखिलेश जी ने बढ़ चढ़कर इसमें अपने कार्यकर्ताओं को और अपने बीएलएस को भाग लेने के लिए प्रेरित किया और उन लोगों ने भाग भी लिया और बहुत अच्छा काम भी किया और नाम जुड़वाया जिनके नाम छूट रहे थे और एक्सटेंशन भी मिला। लेकिन एक चीज ये भी है ना कि अब 1 महीने का वक्त भी है कि अगर कोई भी छूट रहा है, किसी को भी अगर कहीं पे कोई नाम त्रुटि है, गलती है, फोटो नहीं है सही, तो उसको ठीक करा सकता है। जी बिल्कुल, हम लोग बीएलओ से परमानेंट कनेक्शन में है, कनेक्ट है और हम लोग पूरी तरीके से तैयारी है कि एक भी वोट छूटने न पाए। अगर कहीं कोई है जो अनभिज्ञ है, इस पूरे कार्यक्रम से अनभिज्ञ है, उसको हम लोग मार्गदर्शन दे रहे हैं, उसको हम लोग मदद कर रहे हैं, जिस तरीके से भी वो चल रहा है हम लोग कर रहे हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं जो मुद्दा है, ये पूरी तरीके से जनता को मूलभूत समस्याओं से भटकाने के लिए, मूलभूत जो मुद्दे हैं जनता के, उससे भटकाने के लिए आए दिन हर साल 6 महीने पे एक भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस तरीके से नोटबंदी लागू कर दी गई। जब नोटबंदी लागू की गई, अच्छा ये तो पहले भी हुआ था ना, एसआईआर तो पहले भी हुआ था, एसआईआर पहले भी हुआ था सतीश जी, पहली बार तो ये सरकार नहीं करा रही है, इसके पहले भी हुआ था 2003 में भी। एसआईआर इस बार जिस तरीके से लागू किया गया, जिस तरीके से थोपा गया जनता पर, ये कहीं ना कहीं जनता के लिए बड़ा विकराल भरा समय रहा और जनता इससे पूरी तरीके से, मतलब कह लीजिए कि जिस समय किसानों की धान की कटाई का समय था, जिस समय शादी विवाह का समय था, उस समय आपने जनता पर जिस तरीके से एसआईआर को थोपा, जिसमें आपकी 11 बीएलओ जिनको आपने ट्रेन नहीं किया और उनको जबरदस्ती इस कार्यक्रम में लगा दिया गया, एक समय सीमा बांध दी गई कि नहीं आपको इस समय सीमा में करना पड़ेगा, जिससे 11 बीएलओ की, मैं पूछता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय मलिक साहब बैठे हुए हैं कि 11 बीएलओ जो इस पूरी प्रक्रिया में जिनका डेथ हुआ, जो एक्सपायर कर गए, हार्ट अटैक, जो आपके अधिकारी जो सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 11 बीएलओ एक्सपायर किए हैं, जबकि इससे अधिक संख्या हुई है, तो उसकी जिम्मेदारियां कौन लेगा? उन परिवारों के प्रति आपकी क्या? ठीक है, ये एक बड़ा मुद्दा है और इस पर चुनाव आयोग को भी ध्यान देना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग के लिए ही वो लोग काम कर रहे थे। बहरहाल शशांक जी, जरा आप बताइए, अब तो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आ गया, लगातार इस पर सवाल उठाया जा रहा था। बिहार में जब शुरू हुआ एसआईआर, तो उसके बाद अब दूसरे राज्यों में जो चल रहा था उस पर भी सवाल उठाए जा रहे थे। अभी भी कुछ संशय है? पैनल में बैठे सभी साथियों को मेरा प्रणाम। यह जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, यह एक अच्छी प्रक्रिया है। मैंने इसके बारे में पहले भी कहा है कि ऐसा पहले भी हुआ है, आज भी हो रहा है और भविष्य में भी होगा। यह जो है मतदाता सूची को शुद्ध रूप से प्रस्तुत करने के लिए एक कारगर कदम है, लेकिन जिस जल्दबाजी के साथ और बिना किसी योजना के तहत हड़बड़ी में कर लिया जा रहा है, हम लोग इस पर आपत्ति कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि जिनका नाम जिस जगह के मतदाता सूची में है वे वहीं अस्थायी रूप से रह रहे हैं। बहुत से लोग अपने घर से सैकड़ों मील दूर रहते हैं, दूसरे स्टेट्स में होते हैं और इस कम समय में उनका वोटर लिस्ट शुद्धिकरण के लिए आकर सम्मिलित हो पाना उनके लिए संभव नहीं हो पा रहा है। इसके लिए सरकार को एक योजना के तहत कार्य करना चाहिए था। हम सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं कि सरकार ने सही नीति के तहत इस कार्य को नहीं किया। यह कार्य बहुत अच्छी है, लेकिन इसे एक अच्छी नीति के तहत समय देकर हर किसी को सहूलियत के साथ जोड़े रखने की आवश्यकता थी, जिसमें सरकार विफल होती दिख रही है। लेकिन इसमें नाम जुड़ाने के लिए, नाम रखवाने के लिए कोई वहां पर उपस्थित होना जरूरी नहीं था, क्योंकि परिवार का कोई भी सदस्य होगा तो वो उसके बारे में बता देगा और फिर वो नाम जुड़ जाएगा, वो रहेगा, ऐसा था ना। देखिए, फॉर्म पर तो मतदाता के दस्तखत लिए जा रहे थे, हमने भी एसआईआर फॉर्म जमा किए हैं, उस पर दस्तखत। ऑनलाइन की भी व्यवस्था थी? ऑनलाइन की व्यवस्था के बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है। मुझे ऑफलाइन फॉर्म दिया गया, हमने पूरे परिवार के साथ दस्तखत करके उसे जमा किया। ऑनलाइन की कोई जानकारी नहीं मिली। अगर ऑनलाइन की व्यवस्था है भी तो यह जो है टेक्नोलॉजी को समावेशित हुए इस देश में ज्यादा वक्त नहीं हुए हैं और टेक्नोलॉजी को सिर्फ नई पीढ़ियां समझ पा रहे हैं।
हमसे पहले वाली पीढ़ियां आज भी टेक्नोलॉजी को लेकर संशय में है। इसलिए इसमें समय का जो अभाव हुआ है, हम इस समयाभाव की आलोचना करते हैं। ठीक है। चुनाव आयोग ने पूर्ण रूपेण इसे समय देकर करने में रुचि नहीं दिखाई। ठीक है। हम इस बात का विरोध करते हैं। यह एसआईआर अच्छी चीज है। एहसान हम अब्बासी SIR साहब, का राजनीतिक स्वागत करते हैं। विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबकी बातों को आपने सुना और इसको लेकर लंबी चर्चाएं भी हो रही हैं। अपनी अपनी बातों को, बिहार के चुनाव के पहले जब एसआईआर शुरू हुआ था उसी समय से इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे थे, इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क दिए जा रहे थे और अब तो 12 राज्यों में पहले चरण का काम पूरा हो गया है। अब आप ये बताइए कि इतनी बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में नाम का कटना, ये क्या संकेत देता है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आनंद जी, आज आप डिबेट करा रहे हैं, हम 4 लोग बैठे हुए हैं आपकी स्क्रीन पर। आप चाहते हैं कि तथ्य के साथ चर्चा हो, एक अच्छी डिबेट हो, जिससे कि एक अच्छा संदेश जाए समाज के अंदर, दर्शकों के अंदर। ये आप चाहते हैं, इसलिए आप डिबेट कराते हैं। एसआईआर चुनाव आयोग का काम है। वो चाहता है कि मेरे देश का लोकतंत्र मजबूत हो, स्वच्छ हो, पारदर्शी हो, जिससे कि सरकार चुनी जाए, उस सरकार इस देश के मतदाता ही चुने, इस देश का नागरिक ही चुने। तो इसमें आपत्ति सपा को क्यों होती है और फिर कांग्रेस क्यों होती है? अच्छा, होती भी है। फिर ये कहते हैं कि बीएलओ को ट्रेनिंग दी गई। भाई साहब, बीएलओ अध्यापक हैं, हमें पढ़ाया उन्होंने, उनको हमें पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। बीएलओ हमारे सरकारी कर्मचारी हैं जो कि पास आउट हैं, जो कि क्वालिफाइड हैं, वो जॉब करते, वो सरकार को सिस्टम में बैठे हुए हैं, उनको हमें पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, ट्रेन करने की आवश्यकता नहीं है। और रही बात जो एसआईआर का फॉर्म है, वो शुरू से कह दिया था चुनाव आयोग ने कि ये ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है। आज छोटा बच्चा, 6 वर्ष का, 10 वर्ष का बच्चा ये फ़ोन चलाना जानता है, उसको सब कुछ पता है कि कैसे अपडेट होता है। रही बात, क्या टारगेटेड था? नहीं, रही बात, इन्होंने कहा कि आनंद फानन में इसको लगा दिया गया। शादी थी, फसल कट रही थी। तो भाई साहब मुझे बताओ जरा, दोनों प्रवक्ता बैठे हैं, सपा के भी और कांग्रेस के भी। धारा 370 जो हटाई थी, तो कौन सा समय था? क्यों विरोध किया आपने? राम मंदिर का क्यों विरोध किया आपने? यूसीसी का क्यों विरोध किया आपने? एनआरसी का क्यों विरोध किया आपने? वो भी आनंद फानन में लेके आए थे। वो तो देश के मुद्दे थे, वो तो देश के मुद्दे थे, किसी समाज के, किसी व्यक्ति के और किसी पार्टी के नहीं थे, वो देश के मुद्दे थे। आपने देश को बंधक बनाया किसान बिल में 1 वर्ष। आपने यूसीसी के नाम पर, एनआरसी के नाम पर फसाद करवाया और देश की अलग अलग शहरों को बंधक बनाया। राम मंदिर किसका मुद्दा था? ये हिंदुस्तान की आत्मा का मुद्दा था। क्यों विरोध किया आपने? आप एसआईआर का विरोध करते हो, आप यूसीसी का विरोध करते हो, आप धारा 370 का विरोध करते हो और फिर कहते हो आनंद फानन में। अरे सर, आनंद फानन नहीं है, ये सही समय था, चुनाव आयोग ने काम कराया। और ये बात मौत की, जो बीएलओ मरे हैं वो उन्होंने क्यों आत्महत्या की है? मेरा देश का फौजी। ठीक है, वो चुनाव आयोग उस पर अपना करेगा, नहीं, लेकिन ये सवाल है, ये चिंता की बात है। नहीं, उनकी मौत जिस वजह से भी हुई है, काम करने के दौरान हुई है। सतीश जी ने ये बात उठाया है, तो इसको उसी भावनात्मक तौर पर ही इसको देखना चाहिए कि काम करते हुए उनकी मौत हुई, जिस वजह से भी हुई, पारिवारिक कारण से हुई हो या बीमारी से हुई हो या दबाव से हुई हो, वो अलग चीज है। लेकिन अब उस पर चुनाव आयोग को जरूर संज्ञान लेना चाहिए, वो ठीक है। मेरा एक सवाल यह है कि क्या आपको भी लगता है 2,89,00,000 लोगों का नाम जो कटा है यूपी से, क्या आपको भी लग रहा है कि टारगेटेड है, घुसपैठ के नाम पर बहाना है, किसी और का नाम काटना इरादा? आनंद जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से कि कोई नाम कटा नहीं है। ये अंतिम रिपोर्ट है, अंतिम नहीं है। अभी जिन लोगों ने फॉर्म जमा नहीं करे उनको मौका मिला है 1 महीने का, वो दिए जाएंगे। और मैं तो कहता हूँ भारत सरकार अगर आधार कार्ड की जगह इस वोटर कार्ड को मैंडेटरी कर दे हर जगह पर, तो 100% भर जाएगा। देश का जो नागरिक है ना, वो कहीं ना कहीं अभी भी लापरवाही में है। वो इतना महत्व नहीं देख रहा कि हाँ मेरा वोटर है, मेरा वोट है नहीं है, मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है और सभी पार्टी की जिम्मेदारी है कि वो घर घर मोहल्लों में, गांव-गांव जाएं, शहरों में जाएं और जागरूक अभियान चलाएं। ये करना ये पार्टियों का काम है।
चुनाव आयोग ने एक मुहिम दी है, उसने एक कार्यक्रम चलाया है। ठीक है। जो लोग इस सत्ता में बैठना चाहते हैं, किसने मना किया घर जाने के लिए, किसने मना किया जागरूक करने के लिए? अभी अंतिम नहीं है सर, अंतिम आने वाली है, तब नाम काटे जाएंगे। अभी तो सिर्फ डाटा है कि इतने अभी एक हमारे महीने पास का नाम टाइम है, एक महीने के टाइम में वो अपना दावा करेंगे और फिर ये विपक्षी पार्टी उसके गुमराह बाद कर रही है कि उसके उसका नाम बाद काट फिर दिया, 6 मार्च उसका को नाम काट दिया। ये सब भ्रमित करने वाले लोग हैं। फिर फाइनल रिपोर्ट फाइनल वोटर लिस्ट आएगी। सतीश जी, पैनल में राजनीतिक विश्लेषण के तौर पर बैठे हैं एहसान अब्बासी जी, तो मैं निवेदन करूंगा कि राजनीतिक विश्लेषण के तौर पर ही आप बात करिए। आप एक भाजपा के प्रवक्ता के तौर पर जिस तरीके से आपने बताया कि राम मंदिर का हम लोगों ने विरोध किया, आप बताइए ना राम मंदिर का हम लोगों ने कहाँ विरोध किया? दूसरी चीज, एक मिनट भाजपा का है। अरे क्या बात कर भाई साहब, टोपी इस टोपी ने आपको सत्ता हासिल कराई थी। सुन रहे थे, मुलायम सिंह यादव जी को सुन लेते हैं, फिर आप स्वर्गीय जवाब मुलायम दीजिएगा। सिंह यादव जी को, अखिलेश यादव जी को इस टोपी वाले ने सुन लेते हैं। सत्ता दिलाई थी। अब आप ये कह रहे हो कि मैं भाजपा का प्रवक्ता हूँ? एहसान साहब जरा इनकी नहीं उनकी बात हो जाए पूरी, फिर मैं आपके पास आऊंगा, आप जवाब दीजिएगा। सतीश जी, एहसान अब्बासी जी, आपने शुरू में कहा कि एक अच्छी डिबेट होनी चाहिए, एक पारदर्शी डिबेट होनी चाहिए, तो दूसरा कोई बोले तो आपको कृपया सुनिए। फिर आपने बोला, हम लोगों ने सुना। आपने जिस एक तरीके मिनट से एक बताया मिनट कि एनआरसी हाँ, का इसका हम लोगों जवाब ने आप विरोध दीजिएगा, किया, आप दे दीजिएगा राम इसका। मंदिर का एहसान किसने साहब, विरोध किया? बताइए, राम मंदिर का कहाँ विरोध हुआ? आप ये जो सुनियोजित बातें कर रहे हैं कि राम मंदिर का विरोध करते हैं, एनआरसी का विरोध, धारा 370 हट गई तो उससे क्या लाभ हो गया देशवासियों का? ये जनता की मूलभूत मुद्दों को भटकाने के अलावा क्या था? आपको उससे व्यक्तिगत क्या लाभ हुआ या देश को क्या लाभ हो गया 370 हटने का? फिर राम मंदिर का आपने कहा कि विपक्षी लोगों ने विरोध किया। किन विपक्षी लोगों ने राम मंदिर का विरोध किया? इस तरीके से बातें एक राजनीतिक विश्लेषण की नहीं होती है। ये ठीक है, भाजपा के प्रवक्ता करे तो समझ में आता है। अब बोलिए आप। नहीं, मेरा एक सवाल यह भी है कि एसआईआर का मुद्दा राजनीतिक मुद्दा है या जनता से जुड़ा मुद्दा है? आप इसको किस रूप में ले रहे हैं सतीश जी? जी देखिए, जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अभी जितने वोट कटे हैं उसमें से ज्यादातर वोट अभी शामिल होंगे। मेरे परिवार का खुद ही मतलब लगभग 4 से 5 वोट अगर पूरे परिवार का देखा जाए तो अभी नहीं जुड़ पाया है। हाँ। उसको अभी जुड़ने के लिए हम लोगों ने समय लिया है। अब अगले स्टेप में हम लोग उसको जुड़वाएंगे। तो जितने 2.5-3 करोड़ वोट कटे हैं उसमें से अभी देखेंगे कि आप 1.25 करोड़ वोट जुड़ भी जाएंगे। तो ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से लागू किया जा रहा है, नहीं इसलिए पूछ रहे हैं सर कि अब एक तो बिहार में 65 लाख वोट कटे, तो उसके बाद फिर बहुत सवाल उठाए गए, विपक्ष के द्वारा भी सवाल उठाए गए, और उसमें था कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कहां कोई आया सामने चैलेंज करने के लिए। हमने तो किसी का नाम काटा नहीं, वही लोग हैं जो लोग नहीं मिले या गलत ढंग से वोटर लिस्ट में आए हुए थे। एक चीज, दूसरी चीज कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से ठीक पहले, सतीश जी, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से ठीक पहले अखिलेश यादव का यह बयान आता है कि एनआरसी एसआईआर के जरिए एनआरसी कराया जा रहा है, गृह मंत्रालय इसे चुनाव आयोग के जरिए करा रही है। आपको लग रहा है क्या कि एनआरसी की प्रक्रिया है, एसआईआर की प्रक्रिया नहीं है? देखिए, एसआईआर की प्रक्रिया है या एनआरसी की प्रक्रिया, मैं तो उसको सिर्फ जनता के मूलभूत मुद्दों से भटकाने वाली प्रक्रिया मानता हूं, क्योंकि आए नहीं, ये तो अखिलेश जी ने कहा ना, जाता रहा है। तो अखिलेश जी भी भटका रहे हैं क्या? जी, अखिलेश जी भी भटका रहे हैं क्या जी? नहीं, अखिलेश एनआरसी और एसआईआर को जोड़ते हुए, घालमेल करते हुए? जी नहीं, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं, अखिलेश जी तो जनता के मुद्दों को उठाते रहे हैं और हमेशा उठाते रहे हैं और सही मुद्दों को उठाते हैं। अखिलेश जी जब एसआईआर की प्रक्रिया लागू हुई थी उसी समय ने अखिलेश जी ने कहा था कि इस प्रक्रिया के लिए पूरा समय दिया जाना चाहिए, और बाद में उस समय अखिलेश जी की बातों को अनसुना किया गया, लेकिन बाद में समय आते आते अखिलेश जी की बातों को माना गया और चुनाव आयोग ने डेट को बढ़ाया, 25 दिसंबर तक किया। तो अखिलेश जी तो एक तरीके से जो भविष्य में होने वाला रहता है वो बता देते हैं। वो दूरदर्शी नेता है। वो इन लोगों की तरह, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरह बौखलाहट में कोई न प्रक्रिया लागू करते हैं न प्रक्रिया का संचालन करवाते हैं। आप देखिए कि जिस तरीके से लोग बता रहे हैं कि सिर्फ विपक्ष विरोध कर रहा है, मैंने तो उत्तर प्रदेश में देखा कि योगी आदित्यनाथ जी ने इसका विरोध किया, मंच से विरोध किया कि भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हो रहा है। बताइए, भारतीय जनता पार्टी का कहां नुकसान हो रहा है? विपक्ष तो कहीं नहीं रहा कि किसी का नुकसान हो रहा है। इनके खुद के नेता, प्रदेश के सूबे के मुखिया और सबसे बड़े नेता आज उत्तर प्रदेश के तो योगी आदित्यनाथ हैं। उन्होंने तो मंच से कहा कि इससे भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हो रहा है। ये एक बड़ा सवाल है और अविरल मलिक इस पर जरूर जवाब दें कि जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आया है, जिस तरफ अभी सतीश के ऊपर
कि वो प्रदेश से उनको हटाना चाहते हैं। जो उनके कहने का तरीका था, जो राजनीतिक विश्लेषण, अगर अब्बासी जी वास्तविकता में राजनीतिक विश्लेषण है तो ये समझ रहे होंगे कि योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरीके से कहा था, उस तरीके से कहीं ना कहीं दो इंजन का टकराव झलक रहा था। अविरल मलिक, जरा ये बताइए, जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आया है उसमें लखनऊ में 30%, गाजियाबाद में 28%, गौतम बुद्ध नगर में 23.7% वोटर डिलीट हुए हैं, और ये इलाका सब जो है ये स्ट्रांग होल्ड है भारतीय जनता पार्टी का। मुस्लिम बहुल इलाके की अगर हम बात करें तो वहां पर जो ग्रामीण इलाका है वहां पर रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा, और सहारनपुर में 16.37%, मुजफ्फरनगर में 16.29%, बुलंदशहर में 15.14%, अलीगढ़ में 18.60%, मुरादाबाद में करीब करीब 16%, रामपुर में 18.29%, ये इलाके जो आजमगढ़ में 15.25%, मऊ में 17.52%, सिद्धार्थनगर में 20.33%, ये जो है वहां पर शहरी इलाकों की तुलना में जो मुस्लिम बहुल इलाके जिनको बताया जाता है वहां पर वोटर्स के नाम कम हटे हैं इस ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में। तो क्या इसी को देखकर योगी जी ने कहा था कि सबसे ज्यादा हमारे कटे हैं नाम? आपको लग रहा है कि चिंता की बात तो आपके लिए होनी चाहिए अगर ये है तो, शहरी क्षेत्र में कम हुआ है, ग्रामीण क्षेत्रों में और इन इलाकों में वोटर्स कम कटे हैं। तो देखिए, जहाँ तक विषय एक तरीके से हिंदू मुस्लिम के एंगल से, मैं समझता हूँ उस एंगल से भी इस चीज को देखा जाना चाहिए, और जहाँ तक विषय एक तरीके से रूरल का या अर्बन का है किसी रूप में एंगल, मैं समझता हूँ वो भी किसी रूप में इस चीज पे इस एंगल से नहीं देखा जाना चाहिए। इसका बिल्कुल स्पष्ट है, ये शुद्धिकरण का कार्यक्रम था, और बिल्कुल ये स्पष्ट है कि अगर कोई भी फर्जी वोटर रहा होगा तो निश्चित रूप से उसकी वोट कटेगी और डंके की चोट पे कटनी चाहिए। और तो योगी जी ने जो, मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही थी उसका मतलब क्या था? एक बार आप रिपीट कर दिया, आपकी आवाज नहीं आ रही। मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही थी, हमारे सबसे ज्यादा वोट कटे हैं, 1 करोड़ के आसपास हमारे वोटर्स हैं जिनके नाम कटे हैं, 90% जो है वो हमारे वोटर्स हैं जिनके नाम हट रहे हैं, इसका मतलब क्या था? जी देखिए, उसका बिल्कुल स्पष्ट अर्थ है, बिल्कुल स्पष्ट मतलब है। जहां तक विषय इस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कही गई विषय का बिल्कुल सही है। अगर वोटर्स की बात करी जाए, लोगों की बात करी जाए, 90% बल्कि 99% लोग आज में पसंद करते हैं, और निश्चित रूप से अगर किसी का रियल वोट है और रियल वोट कटता है तो हमारा ही सपोर्टर होगा। हमें तो इस चीज को लेकर कंफर्म है, इसमें किसी रूप में दो राय नहीं है। 100% लोग हमें समर्थन देते हैं। जब विकास की बात करते हैं, गरीब पीड़ित शोषित वंचित दलित आदिवासी महिला युवा बेरोजगार संत सबके हित की बात करते हैं, सबके साथ सबके विकास सबके विश्वास सबके प्रयास की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी सबके हित की बात करते हैं, चाहे वो जाट हो, गुर्जर हो, राजपूत हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, किसी भी जात पंथ संप्रदाय धर्म से हो, सबके सम्मान और सबके हित की बात करते हैं। और जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती है हमारी सरकार के द्वारा, वो सबके हित में होती है, इसीलिए निश्चित रूप से लोग हमें पसंद करते हैं। ठीक है, अविरल मलिक इसका डेफिनेशन ये दे रहे हैं, इसके बाद बारे में भी हम आएंगे, इस पर आगे भी चर्चा करेंगे, शशांक जी से भी जानेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटते हैं, बहुत छोटे समय के लिए ब्रेक है, आते हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। यूपी में एसआईआर जारी है तकरार। सिर्फ यूपी ही नहीं, 12 राज्यों में एसआईआर के पहले चरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जब ड्राफ्ट वोटर लिस्ट सामने आया है तो उसके बाद अब एक बार फिर से तकरार शुरू हो गई है। हमारे साथ चर्चा में अविरल मलिक, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, सतीश मिश्रा जी, समाजवादी पार्टी के नेता, शशांक रंजन जी, कांग्रेस पार्टी के नेता, और एहसान अब्बासी जी, राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। चर्चा हम कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। शशांक जी, इस दौर की चर्चा की शुरुआत आपसे, राहुल गांधी ने एसआईआर की प्रक्रिया जब चल रही थी या फर्जी वोटर्स के नाम के बारे में जब चर्चाएं हो रही थी तो उसमें उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया था और कई तथ्य भी सामने रखे थे। उन्होंने बताया था कि 2-2 जगह वोटर्स हैं, 2-2 जगह पर वोटर्स हैं, और उनकी संख्या भी उन्होंने बहुत बताई थी। लेकिन जो ये ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आया है उसमें ट्रांसफर हुए हैं बहुत सारे लोग, उनके नाम हैं, और दूसरा जो डबल वोटर्स हैं, 2-2 जगह के मतदाता हैं, उनमें तो करीब करीब 1.65% या कहें तो 2% ही वोटर्स ऐसे हैं जो 2 जगह पाए गए हैं। तो कहां उसमें अनियमितता है? वो राहुल गांधी जो सवाल उठा रहे थे वो तो इस ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से मजबूत होता दिखाई नहीं दे रहा, प्रूव होता दिखाई नहीं दे रहा। शशांक जी।
शशांक जी, हमें सुन पा रहे हैं आप? शायद शशांक जी से के पास आवाज नहीं जा रही है। एहसान अब्बासी साहब, सवाल ये है ना कि जब ये प्रक्रिया चल रही थी तो हमने देखा, उत्तर प्रदेश के अगर संदर्भ में बात करें तो उस प्रक्रिया के दौरान लखनऊ में एक तस्वीर भी सामने आई थी जिसमें जनप्रतिनिधि भी जा रहे हैं, और जिस तरह से गाड़ियों की चेकिंग होती है, लाइसेंस की चेकिंग होती है, हेलमेट की चेकिंग होती है, तो उस तरह से चेकिंग हो रही थी। आई कार्ड मांगा जा रहा था, उनसे सवाल पूछे जा रहे थे, क्या कहाँ से आए हो, कब से रह रहे हो। तो कुछ इसमें से निकला क्या? 2.89 करोड़ लोगों में से कुछ घुसपैठिए थे, वो निकले क्या? समय नहीं था, धान की कटाई चल रही थी, तो मेरे मित्र से मैं कहना चाहता हूँ आनंद जी आपके माध्यम से कि अभी रमज़ान आने वाले हैं, फिर होली आएगी, फिर बच्चों के एग्ज़ाम आएंगे, फिर रबी की फसल कटेगी, फिर दिवाली आएगी, फिर मुहर्रम आएंगे, फिर दुर्गा पूजा होगी। तो सालों साल ये हमारे हिंदुस्तान के त्यौहार विभिन्न विभिन्न धर्म को मनाए जाते हैं। तो फिर कब लगाई जाए एसआईआर का, कब किया जाए, कोई मुहूर्त निकालें, या आप बता देते, क्यों नहीं बताया आपने? जब एसआईआर की प्रक्रिया बिहार में चल रही थी तो आप एक डेलीगेशन लेके जाते और चुनाव आयोग से महोदय से विनती करते कि महोदय ये मुहूर्त निकला है एसआईआर का उत्तर प्रदेश में, ये लगाई जाए। भाई वर्षों वर्ष हमारे महीने महीने कार्यक्रम हमारे हैं, चाहे मुसलमान समाज के हों, चाहे हिंदू समाज के हों, चाहे सिख समाज के हों, चाहे ईसाई समाज के हों। तो ये कहना कि आनंद फार्म लगाया है, मैं इसको नहीं मानता, ये इनकी बौखलाहट है। रही बात चेकिंग की, हाँ, हमारे देश के अंदर और विभिन्न राज्यों में हमारे अवैध घुसपैठिए घुसपैठ बनाकर रखी हुई है, तो उसकी जांच होनी चाहिए। वो निकल रहे हैं क्या? यही सवाल तो सब लोग पूछ रहे हैं। सर वो सरकार बताएगी ना, अभी अभियान चलाया है, अभियान चलाया है, योगी जी ने मॉडल बता दिया है कि हम घर घर जाएंगे, गांव गांव जाएंगे, और जिन बस्तियों में हमें शंका है वहां जाएंगे, चेकिंग करेंगे, उसके बाद देखा जाएगा। अब ऐसा तो नहीं है कि उठा के पकड़ कर एक डाल दिया जाए, फिर विपक्ष बोलेगा है मुसलमानों को परेशान कर दिया, मुसलमानों को बर्बाद कर दिया, मुसलमानों को जेल में डाल दिया। अभी चेकिंग की जा रही है, डाटा लिया जा रहा है, और वाकई में मैं बड़ी जिम्मेदारी कहना चाहता हूँ कि मेरे देश के मुसलमान का हक रोहिंग्या बांग्लादेशी क्यों खाए? मेरे देश के मुसलमान का नौकरी क्यों खाए, उसका राशन क्यों ले, उसका पानी क्यों पिए, उसकी ज़मीन क्यों हड़पे? मेरे देश का मुसलमान भी तो गरीब है ना, पर उसका लाभ रोहिंग्या क्यों दिया जाए? मैं तो कहता हूँ मोदी जी से और योगी जी से इस प्रक्रिया को जल्दी लगाया जाए, और जिन जिन राज्यों में अवैध घुसपैठ करके रह रहे हैं उनकी गहनता से जाँच की जाए और उनको उनके देश भेजा जाए। लेकिन विपक्ष की भी नाराज होगा, कहेगा कि मुसलमानों पर अत्याचार हो गया, मुसलमानों को बाहर भेजा जा रहा है। ये कहीं ना कहीं हताशा है हार की। चुनाव आते जाते रहेंगे, सब पार्टियां आती जाती रहेंगी, इस देश का माहौल, इस देश का भाईचारा, देश का सद्भावना और देश का इसलिए बिना कि चुनाव के, बिहार के चुनाव के समय मंच से भी बड़े बड़े नेता जो सत्ता में हैं वो लोग कह रहे थे कि घुसपैठी जो हैं वो नहीं रहेंगे, एसआईआर के जरिए उनकी पहचान भी हो रही है। तो क्या एसआईआर के जरिए पहचान हो पाई है बिहार से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश या दूसरे जो 12 राज्य हैं उनमें? नहीं आनंद जी, एसआईआर और घुसपैठिया दो अलग मुद्दे हैं। चुनाव आयोग तो वो डाटा कलेक्ट कर रहा है, बीजेपी तो इसको एक ही में घालमेल करती रही ना। नहीं, बीजेपी करे वो उसकी मर्जी हो सकती है, लेकिन एसआईआर एक अलग विषय है, चुनाव आयोग का है। घुसपैठिया मुद्दा तो उस राज्य की पुलिस, राज्य का प्रशासन, राज्य की मुख्यमंत्री, राज्य का सिस्टम चेक करेगा कि कौन घुसपैठिया है कि नहीं है। चुनाव आयोग ये तय नहीं करेंगे कि घुसपैठिया कौन है कि नहीं है। हाँ, जो डाटा मांगा जा रहा है वो डाटा नहीं है उस अवेलेबल उसके पास में, तो फिर ठीक है, वो कहने के नाम काटे जाएंगे। और अभी नाम जुड़ने का एक मौका है। आपके चैनल के माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश की जनता से कहना चाहता हूँ कि अभी भी हम अपने वोट को सुरक्षित करें, और जो वक्त मिला है उस वोट के उस समय में अपना फॉर्म भरें, चाहे आप दूर रहते हो चाहे बाहर रहते हो, अपने परिवार को फोन करें कि फॉर्म जमा कराएं। नहीं, वो तो सतीश जी भी कह रहे हैं कि उनके परिवार के भी कुछ लोग हैं जिनका अभी मैपिंग में नहीं आया और वो प्रक्रिया चल रही है, उसमें वो भी करेंगे, वो सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं, लेकिन कुछ जो तरीका था उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। शशांक जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? अनम्यूट कर लीजिए शशांक जी। अब एक सवाल यह है कि राहुल गांधी
प्रूफ ला रहे थे कि कई जगह ऐसे हैं जो कि मतदाता यहाँ भी हैं वहाँ भी हैं वैसे मतदाता, लेकिन वैसे मतदाताओं की संख्या बहुत कम निकली है, करीब करीब 2% या 2% से कम भी। तो वो जो एक आरोप लगा रहे थे वो तो यहाँ पर प्रूफ होता दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, कोई भी बात समय के साथ सत्यापित होती है और राहुल जी ने जितनी भी बातें कही है वह समय के साथ धीरे धीरे सत्यापित होता हुआ प्रतीत हो रहा है। और आने वाले समय में, लेकिन यहाँ पर तो नहीं दिखाई दिया ना गांधी जी द्वारा वो जो बड़ी बड़ी लिस्ट ला रहे थे कि एक एक घर में 55 लोग हैं, 200 लोग हैं, वैसा तो कुछ आया नहीं। कार्य पूर्ण नहीं हुए हैं, अभी अंतिम रूप से प्रस्तुतिकरण नहीं हुए हैं। जब अंतिम ड्राफ्ट जारी होगा तो राहुल जी की बातें सबसे सिद्ध होती हुई दिखेगी और उस वक्त विपक्ष की जीत होगी, जो कि भारतीय लोकतंत्र में एक स्वर्णिम अवसर होगा। और मैं अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक महोदय बोल रहे थे, मैं उस पर थोड़ी चर्चा करना चाहूंगा। इन्होंने पिछली बार कहा, इस बार तो आवाज नहीं आ रही थी, मेरा कनेक्शन कट गया था, तो मैं बताना चाहूंगा, पिछली बार इन्होंने कहा कि धारा 370 हटाए जाने का विपक्ष विरोध कर रहा है। यह सही बात है, हम धारा 370 हटाए जाने का विरोध कर रहे थे, क्योंकि धारा 370 लगाया इसलिए गया था कि जो कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में है उस कश्मीर को भारत में वापस लाने के लिए यह एक बहुत ही लुभावन हथियार था, जिससे कि हम पाक के कब्जे वाले कश्मीर को भारत में ला सकते थे। लेकिन यह हटा दिए जाने से हम एक स्तर पे इस जगह पर कमजोर हो गए। और दूसरी बात, उन्होंने कहा कि हमने राम मंदिर का विरोध किया, विपक्ष ने किया। मैं बताना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी ने कभी राम मंदिर का विरोध नहीं किया। दो संविधान, दो नियम लगाकर हम उसको वहां से ला सकते थे क्या? मैं आ रहा हूं फिर से, अभी मैं पहले राम मंदिर पर ला सकते थे क्या? दूसरी चीज कि भारत के बाकी हिस्सों में देश के योजनाओं का लाभ, चाहे कोई भी सरकार रही हो, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार रही थी या उसके पहले की सरकारें थी और अब के केंद्र की सरकार है, उन योजनाओं को उन लोगों तक न पहुंच सके, उससे वो महरूम रहे, इससे हम दूसरे हिस्से कश्मीर का जो दूसरा हिस्सा है वो ला सकते थे क्या? देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि धारा 370 इसलिए दिया गया था क्योंकि उसके विशेषाधिकार से प्रलोभित होकर पाक अधिकृत कश्मीर उस पर बहुत चर्चा हुई, लेकिन उसको लेकर जो अंबेडकर साहब का भी जो बयान था संविधान सभा में, उनकी जो सोच थी वो भी सामने थी। खैर, इस पर हम लोग चर्चा भी करेंगे और इस पर किसी दिन और चर्चा हो सकती है इस पर आगे, लेकिन आज जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं इसको लेकर करना चाहूंगा, मुझे अगला बिंदु स्पष्ट करने दिया जाए। जी, हमारे राजनीतिक विश्लेषक महोदय ने कहा कि राम मंदिर का विपक्ष ने विरोध किया। इन्होंने सही कहा, विपक्ष ने विरोध किया, लेकिन वह विपक्ष कांग्रेस नहीं भाजपा की। जब नरसिम्हा राव जी की सरकार ने अध्यादेश लाया था तो भाजपा ने उसका विरोध किया था। वह विपक्ष भाजपा की जिसने राम मंदिर का विरोध किया। कांग्रेस ने कभी विपक्ष में रहते हुए राम मंदिर का विरोध नहीं किया। और यह बात मैंने एक वीडियो देखी है जिसमें एक भाजपा के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी इस बात से इंकार नहीं कर सकती है कि वह बाबरी के ढांचे को राम जन्मभूमि करार देने का काम किया है। जब भाजपा के एक बड़े नेता कह रहे हैं, मैंने एक वीडियो में देखा है, मैं जानना चाहता हूं कि जब भाई राम जन्मभूमि करार देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया तो राम मंदिर निर्माण का श्रेय भारतीय जनता पार्टी को कैसे जा रहा है? नरसिम्हा राव जी के अध्यादेश का विरोध तो इसका क्रेडिट आप क्यों नहीं ले रहे हैं? अरे जब ये समय था, आज ये बात कर रहे हैं, जब समय था तब तो आपके बड़े नेता जो इस केस को लड़ रहे थे सुप्रीम कोर्ट में कह रहे थे कि राम तो काल्पनिक हैं। जो सरकार, आपकी सरकार में मंत्री थे, बड़े एडवोकेट हैं, वो तो कह रहे थे काल्पनिक हैं, और आप आज क्रेडिट भी ले रहे हैं। मैं क्रेडिट गलत नहीं ले रहा हूं। हाँ, और जो वहां तो वो गलत थे या वो गलत थे या अभी की बात? खड़े किए हुए वकील नहीं थे, उनके पास कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक वकालतनामा नहीं था कि वे राम मंदिर के खिलाफ लड़े। वे अपनी वकालत कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे ना। कांग्रेस पार्टी के सांसद, वो सांसद भी रहे और वो समाजवादी पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। उसी प्रकार से कपिल सिब्बल जैसे लोग भी वकालत करते हैं। वकालत पेशा सिर्फ मासूमी स्वराज, ठीक है, चलिए, सभी प्रकार के वकील। अरे अविरल जी को इसमें मौका आप दे
रहे हैं कि उधर वो चले जाएं एसआईआर पर घिरते हुए जब आ रहे हैं तो। लेकिन अविरल जी, सवाल ये है कि पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर की प्रक्रिया हुई, ममता बनर्जी इसका विरोध कर रही है, और ये सवाल हम अब्बासी साहब से भी पूछेंगे, लेकिन पहले आप जवाब दीजिए। पश्चिम बंगाल में लगातार आरोप आप लोग लगाते रहे हैं कि घुसपैठिए हैं, गलत वोटर्स हैं, और उसके आधार पर वो लगातार सत्ता में आ रही हैं। 55 लाख 56 लाख करीब 56 से 58 लाख के आसपास उनके नाम कटे हैं। अब आप बताइए कि 58 लाख पर जो अभी तक मैपिंग में उनके नाम नहीं आए हैं, वोटर लिस्ट से हटे हैं, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से, वो सरकार में आ रही हैं। 2 करोड़ 89 लाख पर क्या ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? जी देखिए, एसआईआर क्या है वो मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया। और अगर ममता बनर्जी जी को या तृणमूल कांग्रेस को या मैं आप लोगों के बयान पर ही बात कर रहा हूं। जी बिल्कुल। देखिए, अगर पश्चिम बंगाल राज्य की सरकार को इससे आपत्ति होती है, किसी प्रकार से पेट में दर्द होता है, समस्या होती है, तो मैं समझता हूँ इसमें बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि एसआईआर में तो कुछ भी नहीं है। एसआईआर में तो बिल्कुल स्पष्ट है कि भाई जो फर्जी वोट है वो काटी जाएंगी। अब अगर एसआईआर का कोई विरोध कर रहा है तो इसका नहीं, फर्जी वोट के आधार पर ही है। ये भी आरोप लगा कि पश्चिम बंगाल में घुसपैठ कराकर फर्जी वोटरों के सहारे सत्ता में टीएमसी की सरकार है। तो ये सवाल उत्तर प्रदेश में उठेंगे या उठने चाहिए? 2 करोड़ 89 लाख का मामला है। सतीश जी भी इस पर बताएंगे, लेकिन पहले आप बताइए अविरल जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से वेस्ट बंगाल की भी अगर विशेष रूप से बात करी जाए, तो वेस्ट बंगाल की बात हो या घुसपैठियों का विषय हो, तो घुसपैठियों को किसी रूप में नहीं इस तरीके से रखा जाएगा कि कोई भी व्यक्ति आएगा, इलीगली घुसेगा और उसके बाद वो जहां से आएगा वहां रहेगा। ये नेशनल सिक्योरिटी को एक बड़ा थ्रेट है। नंबर 2, जहां तक विषय पर्टिकुलरली घुसपैठ का, तो किसी प्रकार से घुसपैठ को बढ़ावा नहीं मिलने दिया जाएगा। हमारी सरकार का संकल्प है और डंके की चोट पर हम इस बात को कहते हैं। अमित शाह जी के द्वारा बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया, ये देश किसी प्रकार से इस देश में एक तरीके से धर्मशाला के रूप में इस देश को नहीं रहने दिया जाएगा। कोई भी आए, कहीं से घुसपैठ करे और उसके बाद उसकी फर्जी वोट यहाँ बने और उसके बाद वो अपने हिसाब से वोटिंग करते हुए फर्जी वोट के आधार से मतलब ये एसआईआर का तो पहला चरण है ही, काम करे। एसआईआर का पहला चरण है ही, एनआरसी का भी पहला चरण है क्या? देखिए, वो एक अलग विषय है, एनआरसी एक अलग विषय है, एसआईआर एक अलग विषय है। एसआईआर से तो ये स्पष्ट हो रहा है कि फर्जी वोट कितनी है। ठीक है, फर्जी वोट स्पष्ट हो रही है। नंबर 2, ये स्पष्ट हो रहा है कि ये शुद्धिकरण हो रहा है, ये नवी बार हुआ है, इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है अखिलेश जी को आपत्ति नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं समाजवादी पार्टी में जिन्हें आपत्ति है कि घर से बाहरों के पैर नहीं रखना है। अखिलेश जी ने देखिए क्या बयान दिया। अखिलेश जी ने कहा कि भाई जितने भी राष्ट्रीय स्तर के, प्रदेश स्तर के, जिला स्तर के जितने पदाधिकारी हैं समाजवादी पार्टी के, विधायक, सांसद हैं, सभी जाए और वोट बनवाने का काम करें। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो काम नहीं करना चाहते हैं, वो ट्वीट खेलने का काम कर रहे हैं, घर बैठ के आरोप प्रत्यारोप का काम कर रहे हैं। और मैं सोचता हूँ आपत्ति किसी को भी नहीं होनी चाहिए। इसका आपत्ति का सवाल आखिर पैदा ही कहां से उठता है? ये चुनाव आयोग है, वो संवैधानिक संस्था है, स्वतंत्र संस्था है, और मुख्य चुनाव आयुक्त आज भी है, कल भी रहेंगे और कल भी थे, ये जाने वाले कल में भी थे और भविष्य में भी रहेंगे। तो इसमें सवाल को आखिर कौन खड़ा कर रहा है? सतीश जी, कि देखिए, आपत्ति तो किसी को नहीं होनी चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में आपत्ति मुख्यमंत्री महोदय ने किया, पहली चीज। दूसरी चीज कि 58 लाख वोट अगर बंगाल में कटे तो उसी 58 लाख से ममता बनर्जी जी सत्ता में थी, तो 2,89,000 वोट जो उत्तर प्रदेश में कटे, तो ये माना जाए कि वही 2,89,000 वोट के जरिए योगी आदित्यनाथ जी सत्ता में बैठे हुए हैं। तो अगर आपके फेवर की चीजें हो रही हैं तो आप उसको अलग नजरिए से पेश करना चाहेंगे। हर चीज को आप धर्म से जोड़ देते हैं, हर चीज को आप आतंकवाद और घुसपैठियों से जोड़ देते हैं, ये बंद होना चाहिए। इसी तरीके से नोटबंदी में अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए आपने कहा कि नोटबंदी के जरिए आतंकवाद बहरा क्यों पहुंचेगा। आप मुझे बताइए कि आज नोटबंदी बीतने के 6-7 साल बीत चुके हैं और किस आतंकवाद को चोट पहुंची है? आवाज जा रही है? जी हाँ सतीश जी, आ रही है आवाज आपकी। तो इनका तो हर एजेंडा अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए एजेंडा लागू करते हैं, उसको सही से जब लागू नहीं कर पाते हैं और उसका जनता में जो रिएक्शन होता है वो खराब आने लगता है, तो हर चीज को ये कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान से जोड़ने लगते हैं, धर्म से जोड़ देते हैं, आतंकवाद से जोड़ देते हैं। इसी तरीके से इन्होंने नोटबंदी को आतंकवाद से जोड़ दिया था कि नोटबंदी के जरिए सबसे गहरा चोट आतंकवाद को पहुंचेगा। क्या उसके बाद आतंकवादी घटनाएं इस देश में बंद हो गई?
370 को इन्होंने आतंकवाद से जोड़ दिया था। लेकिन क्या उसके बाद कुछ 370 तो असर घटने के पड़ा है बाद ना? क्या आतंकवादी घटनाएं बंद असर हो गई? असर असर पड़ा है या ये नहीं मेरा सतीश जी? प्रश्न जो है ये भाजपा के पहले प्रवक्ता अविरल जी से भी है और दूसरे प्रवक्ता एहसान अब्बासी जी से भी है। नहीं क्योंकि नहीं, वो अब भी देखिए पूरी अभी ये तरीके सब से नहीं, भाजपा अब के हर प्रवक्ता किसी के की मोड में अपनी यहाँ सोच बैठे, वो होती है, राजनीतिक विश्लेषक हर के किसी मोड में की नहीं अपनी बैठे सोच होती है, और ऐसा तो नहीं है ना कि वो हम जो सोच रहे हैं वही वो बोले या आपके मन लायक वो बोले, ऐसा तो नहीं है। उसकी आजादी नहीं, तो नहीं, है, जेएनयू में बिल्कुल, नारा बिल्कुल, लगता है निष्पक्ष होके बोलना आजादी चाहिए, आजादी, लेकिन यहाँ पर अगर कोई बोलता है तो आप उसको उससे जोड़ देते हैं। एहसान अब्बासी जी ने कहा कि हम राम मंदिर का विरोध करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी से बड़ा कोई सनातनी है क्या? हमारे अखिलेश यादव जी से बड़ा कोई एक सवाल, सनातनी है क्या? अगर जिस अगर तरीके से ये डिंपल अगर यादव ये जी ठीक है, मैं एक सवाल भारतीय इससे महिला का जोड़कर मैं पालन कर ले करती रहा हैं, हूं उनसे बड़ी कि कपिल सिब्बल इसके खिलाफ एडवोकेट थे, एक और उस व्यक्ति- कपिल सिब्बल को फिर से राज्यसभा में किसने फिर भेजा? जी देखिए, अगर तो एक फिर व्यक्ति के उसको विरोध जोड़ा में जाएगा, अगर आप क्योंकि उसको हर पूरा चीज जोड़ा पार्टी का जाता विरोध मान है, लेते हैं, हर तो के तार बीच पर- किसी न बीच किसी पर रूप से इनके जुड़े गोवा के रहते हैं, तो मुख्यमंत्री वो ने जुड़ेंगे बीच का कि समर्थन नहीं? किया। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। अगर एक पार्टी में किसी एक व्यक्ति के व्यक्तिगत राय को अगर आप पूरी पार्टी की राय मानते हैं, तो लेकिन इनके असम लेकिन के लेकिन वो आपकी मुख्यमंत्री और पार्टी गोवा को के रिप्रेजेंट तो मुख्यमंत्री कर रहे हैं ने ना, बीच का अपर हाउस समर्थन में किया। रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर। तो आदमी मैं तो कह रहा हूं, पहचान तो इनकी- होगी ना, वो इनकी सांसद है, मुख्यमंत्री कहीं भी जाएंगे तो मुख्यमंत्री थे सांसद और जो समाजवादी गोवा के पार्टी के मुख्यमंत्री थे। सांसद, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, फलाना आनंद जी, पार्टी आनंद जी, के, मेरी बात- कांग्रेस मेरी के, बात तो complete ये होने दीजिए। पहला अगर- परिचय तो उनका वो होगा। मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए आनंद जी। अगर किसी पार्टी के एक व्यक्ति विशेष की राय को आप पूरी पार्टी का राय मानते हैं, तो इनके गोवा के मुख्यमंत्री ने बीफ का सपोर्ट किया, तो क्या माना जाए कि पूरी भारतीय जनता पार्टी बीफ के सपोर्ट में है, गाय कटने की सपोर्ट में है? इनके पार्टी के लोगों ने गाय कटने वाली कंपनियों से भारी चंदा लिया, तो क्या माना जाए पूरी भारतीय जनता पार्टी और मोदी योगी सभी लोग गाय कटने वाली कंपनियों से चंदा लेके चल रहे हैं? ठीक है, तो इस तरीके से किसी व्यक्ति विशेष की राय को आप पूरी पार्टी का राय मत मानिए। कपिल सिब्बल एक वकील भी है। लेकिन उस व्यक्ति की पहचान, हाँ, उसका वकालत उस व्यक्ति का की पेशा अलग पहचान है, ठीक है, उनका आप उसकी राजनीतिक- आलोचना करते रहे हैं, इस पर सवाल उठाते रहे हैं, उस गोवा के मुख्यमंत्री पर सवाल उठाते रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सवाल नहीं उठाए हैं। नहीं, लेकिन क्या कपिल सिब्बल पर जब सवाल उठेगा तो फिर आप उस उधर डिफेंड करने के लिए वो मुद्दा उठा लेंगे? पार्टी का बयान मानते हैं। ठीक मैं है, भाजपा की प्रवक्ता से और सेकंड प्रवक्ता ठीक से है, जवाब बातचीत देंगे, की जवाब पूछना दे दें। चाहूंगा। एहसान अब्बासी साहब अगर जवाब कपिल दीजिए। सिब्बल जी के बयान को पूरी कांग्रेस पार्टी का बयान मानते हैं, पूरी समाजवादी पार्टी का बयान मानते हैं, तो क्या गोवा की मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से बीफ का सपोर्ट किया, स्मृति ईरानी जी की बेटी का नहीं, जो मेरा वहाँ पे मेरा तुरंत मेरा चलता है, मेरा जो वहाँ बीफ सवाल पर था उठा वो आप जाता जो है, कह रहे थे, तो माना क्या जाए कि पूरी भारतीय पहचान जनता उससे पार्टी उस व्यक्ति से उसकी पहचान होती है या नहीं? गोवा के मुख्यमंत्री की पहचान भारतीय जनता पार्टी से होती है, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता, कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन कांग्रेस के सांसद और सरकार के मंत्री के तौर पर कपिल सिब्बल की पहचान होती रही है, और अब समाजवादी पार्टी के सांसद के तौर पर उनकी पहचान हो रही है, तो ये तो है। अब्बासी साहब, बहुत अच्छी बात पूछी मिश्रा जी ने, तो मैं जवाब दूंगा आपको। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी का हम सब सम्मान करते हैं, वो बड़े अच्छे नेता थे। केवल हिंदुस्तान में एक ही नाम से जाना जाता है नेताजी, वो हैं मुलायम सिंह यादव जी। तो गोलियां भैया किसने चलाई थी, चलो इसको भूल जाओ। अभी आपके फैजाबाद का सांसद आपके समाजवादी पार्टी के हैं, मुझे बोलने का अवसर दो, मैं आपके बीच में नहीं बोला सर, मैं आपके बीच में नहीं बोला। अभी जो फैजाबाद के सांसद हैं वो समाजवादी पार्टी के हैं। क्या राम मंदिर के उद्घाटन में अखिलेश जी या सांसद जी को इनको जाना चाहिए था? ये दूरी बनाए कौन रखी है? अगर अच्छा सनातनी हो आप, वाकई में सनातनी हो, मुझे कोई शक नहीं है, बस सनातनी का प्रमाण तो देना पड़ेगा आपको। आप राम मंदिर के उद्घाटन में क्यों नहीं गए? तो हम तो पूछेंगे ना आपको, आपके सांसद हैं वहां पर, क्यों नहीं जा रहे? हम तो पूछेंगे ना इस बात मेरे को। सवाल का आखिर में जवाब दे दीजिए, वो पूछते रहेंगे हम लोग बाद में भी, आगे भी। बंगाल पर अगर सवाल उठेगा तो क्या उत्तर प्रदेश में सवाल नहीं उठना चाहिए? 2 करोड़ 90 लाख, ये कौन है वोटर? आनंद जी देखो, बंगाल का जो सिनेरियो बहुत बड़ा ही महत्वपूर्ण है और ये बहुत कठिन है। मैं क्यों कह रहा हूं कि ममता जी जब आई थी ना, तो कहती थी लेफ्ट घुसपैठियों के जरिए सत्ता हासिल कर रहा है, लेकिन घुसपैठ 50, 40, 30 वर्षों से वहां पे घुसे हुए हैं। उनके दादा परदादा सब कुछ उनके पास है। आज चुनाव आयोग को या एसआईआर के माध्यम से बंगाल से उन रोहिंग्या और बांग्लादेश को निकालना मुश्किल, बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन काम है। संघर्ष करना पड़ेगा इन संस्थाओं को, हमारी देश की एजेंसियों को, कि कैसे उनको निकाला जाए, क्योंकि जड़ जमा ली उन्होंने। उनके पास, हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं होगा सर, उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट है। देश के मुसलमान के पास में इतने पक्के तबूज नहीं है जो रोहिंग्या और बांग्लादेश के
5 पक्के सबूत है, क्योंकि सिस्टम में बैठे हुए हैं वो, सरकार में बैठे हुए हैं वो, तो ये बहुत कठिनाई है, इसमें युद्ध जैसी काम करना पड़ेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। वक्त इतना ही था, इस पर आगे भी हम चर्चा करेंगे। अभी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आया, फाइनल वोटर लिस्ट आएगा तो फिर एक बार चर्चा हम जरूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अविरल मलिक आपका, सतीश मिश्रा जी, शशांक रंजन जी और एहसान अब्बासी साहब, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो यूपी में SIR का पहला चरण पूरा हो गया है, लेकिन अभी भी जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट में नहीं है वो लोग 1 महीने के अंदर यानी कि 6 फरवरी तक अपना दावा कर सकते हैं, अपनी शिकायत कर सकते हैं और उन दावों का निस्तारण चुनाव आयोग की तरफ से 6 फरवरी तक कर दिया जाएगा। फाइनल वोटर लिस्ट 6 मार्च को आएगा। बहुत धन्यवाद। इस चर्चा में अभी इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ।